हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर एसएससी सीएचएसएल के 2021 का जो आज पहला दिन था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन में। मतलब एग्जैक्टली आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा कि जो भी तीनों शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के, ऑल दोज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन के टाइम पर काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था, मैराथन में डिस्कशन किया था, वैसा ही पेपर था। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना इजी पेपर आएगा। तीनों शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस तीनों शिफ्ट्स में पूछे गए, स्टूडेंट्स यू वोंट बिलीव कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी थे। इनफैक्ट एमटीएस के लेवल पे भी कह सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा बेसिकली बहुत इजी थे। तो अगर सही पूछा जाए तो 25 में से कुछ अगर कर सकते हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 25 तो सही कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि पूरे क्वेश्चन सही कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी नहीं है, इतने क्वेश्चंस नहीं सही हो पा रहे हैं, आपके 23 24 सही हो पा रहे हैं, तो भी कोई बुरा नहीं है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो लेवल का पेपर है इसमें आप 25 आउट ऑफ 25 सही करें। जो आज 12 अप्रैल का मैं पेपर कराने जा रहा हूँ आपको, मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो जो अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चंस बच्चों ने मुझसे शेयर करे हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बताए हैं, जो भी मेरे पास आए हैं क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करूंगा और आपको बताऊंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। और एक बात और फिर से रिपीट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, जो लिंक्स हैं मॉक पेपर की वो भी आप चेक कर सकते हो। मतलब मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ। अभी ये 12 अप्रैल का एग्जाम, आज का पूरा शिफ्ट्स का एनालिसिस है। उसके अलावा आप कर सकते हैं कि आपका अगर 19 तारीख को पेपर है या आने वाले डेट्स में जो भी पेपर है, कुछ बच्चों का 26 को पेपर है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो पूरा वीडियो देखना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको फर्दर जो भी रिलेटेड कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन का या कोई भी एनालिसिस का, तो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली देखो, सबसे पहले यहाँ पर वोकैब से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए थे, मैं बच्चों ने मुझे बताया कि सर इसका सिनोनिम था, किसी ने बताया एंटोनिम था, तो मैंने वो वर्ड का पूरा कुछ जो कुछ भी है वो रिलेटेड वो सारा लिख दिया है, तो जिससे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अलग नहीं करा है, मैंने सारा कुछ एक साथ कर दिया है। मतलब कि जो भी वोकेबलरी आई थी पूरे दिन भर में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, सारा एक साथ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसकी पीडीएफ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। देखो, एक रिजॉल्व वर्ड आया था, शायद आपने रिजॉल्व वर्ड सुना हो, नहीं सुना हो तो आपने रेजोल्यूशन सुना होगा। हर नए साल पर आप लोग लेते हैं, वही रेजोल्यूशन से रिलेटेड वर्ड है। एंटोनिम पूछा है। अब रेजोल्यूशन का मतलब होता है आप जब डिटरमिन्ड होते हैं, जब आप किसी चीज़ को पक्का करते हैं, जिसको आप डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, नाउन के जैसे, डिटरमिन्ड एडजेक्टिव के जैसे करते हैं यूज। तो डिटर्मिनेशन का ऑपोजिट एक तरह से पूछा जा रहा है, तो इजी है मेरे ख्याल में। हेजिटेशन है, इरेजोल्यूट है, इनडिसीजन है। जैसे एक वर्ड होता है डिसाइसिव, तो डिसाइसिव वर्ड का मतलब होता है जब आप श्योर हो किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव है आप चीज़ को लेकर, कॉन्फिडेंट है, तो उल्टा उसका इनडिसाइसिव होता है। यानी कि रिजॉल्व के एंटोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? हेजिटेशन है, इरेजोल्यूट है, इनडिसीजन है। इसका उल्टा क्या होगा? मतलब इसका सिनोनिम रेजोल्यूशन का डिटरमिन्ड होगा, डिसाइसिव होगा, रेजोल्यूट होगा, तो उसके उल्टे इस तरह से बन जाएगा। मतलब आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। किसी बच्चे ने मुझे बताया इंटरोगेट का भी सिनोनिम पूछा था, तो इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना होता है किसी को, ग्रिल करना भी इंटरोगेट करना होता है, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पूछ कर उसको टॉर्चरस वे में, तो ग्रिल करना भी कहते हैं इसको। और सिंपली क्वेश्चन पूछना, किसी को क्वेश्चन करना भी इंटरोगेट का ही पार्ट है। इसका उल्टा हो सकता है, आप किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी को आंसर कर रहे हैं, इसका एंटोनिम हो सकता है इंटरोगेट का, तो प्रश्न पूछने का उल्टा आंसर रिस्पॉन्ड करना हो सकता है। तो ये भी मतलब बहुत ईजी कैटेगरी में आता है, जिसको बहुत ईजी तो वेरी इजी की कैटेगरी में कर सकते हैं। प्रिसाइज, अब मेरे ख्याल में हमेशा टीचर्स, आपके आपके कलीग्स आपसे बोलते होंगे भाई जो भी कोई कहना है वो बहुत ही प्रिसाइज वे में कहो, इतना जो ब्लर वे में बोला जा रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो प्रिसाइज वर्ड का मतलब भी निकलता है एक्यूरेट, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, स्पष्ट हिंदी में जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस मतलब क्लियर होता है, कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा बात ऑब्वियस है, क्लियर है। तो प्रिसाइज के जो सिनोनिम्स हैं वो डिटेल्ड हो सकते हैं, एक्यूरेट हो सकते हैं, क्लियर हो सकता है।
और उल्टा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है जब आपको बहुत कुछ धुंधला हो जाए, वो क्लियर ना हो, किसी की परिभाषा क्लियर ना हो, किसी बात का मीनिंग क्लियर ना हो, उसके कई सारे मीनिंग निकले, तो उस जगह हम यूज कर लेते हैं। अनक्लियर भी इसका एंटोनिम होगा। तो प्रिसाइज के सिनोनिम और एंटोनिम्स बहुत क्लियरली यहाँ पर प्रिसाइजली बताए गए हैं। तो प्रिसाइज वर्ड का मतलब एक्यूरेट है, क्लियर है, डिटेल्ड है। और प्रूडेंट शब्द है। प्रूडेंट शब्द बेसिकली यूज होता है जब आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं। जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा सतर्क होना किसी चीज को लेकर के। सतर्क से मतलब है कि जब आप कॉशियस हैं, आप बहुत केयरफुल हैं, आप किसी चीज को लेकर बहुत सेंसिबल हैं, आपका जो लॉजिक है वो बहुत क्लियर है। जैसे कोई व्यक्ति है वो हर एक्शन को करने से पहले सोच विचार के काम कर रहा है, तो बोलते हैं ही इज वेरी प्रूडेंट इन हिज टास्क्स, इन हिज एक्शंस। तो प्रूडेंट वहां पर जो वर्ड है वो कॉशियस, केयरफुल, सेंसिबल के सेंस में यूज हो जाता है। बहुत इजी वर्ड था प्रूडेंट, और मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो कम से कम 150-200 बार ये वर्ड आया होगा, जहां तक मैंने ये जो अपना जो कोर्स है आपका यूट्यूब पर जो मैं देता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आते हैं तो पैसेज में ही आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं। ऐसे वर्ड्स तो ईजी वर्ड्स हैं। इसका उल्टा क्या होगा? जो केयरलेस होता है व्यक्ति, लापरवाह है, जो रेकलेस है, रेकलेस वर्ड का भी मतलब लापरवाह होता है। इस तरह के वर्ड्स इसके एंटोनिम में यूज हो सकते हैं, नीचे वाले। ठीक है, तो ये वर्ड थे। सेकेंड स्लाइड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। सगैशियस का सिनोनिम था, एंटोनिम था, जो भी था। फिलहाल सगैशियस वर्ड का मतलब वाइज से होता है। वाइज जो आप विजडम यूज करते हैं, बुद्धिमत्ता आपकी, तो जिसमें बुद्धिमत्ता होगा उसमें बुद्धिमानी होगी, उसके एक्शंस से पता चलेगा। सगैशियस वर्ड यहाँ पर वाइज के सेंस में यूज हो सकता है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। इनसाइटफुल, जो जिसके अंदर ये तीक्ष्ण क्षमता है सोचने की, समझने की, और ऐसे डिसीजन लेने की जो विजडम से भरे हैं, मतलब बुद्धिमानी से भरे हैं। एक होता है बेवकूफ़ी भरी कोई डिसीजन लेना, जैसे कोई फालतू के डिसीजन, बेकार के डिसीजन ले लेना, उनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अनवाइज होते हैं, अनपरसेप्टिव होते हैं। मतलब आप जब परसीव नहीं कर पा रहे हो, ये समझ ही नहीं पा रहे हो ये अच्छा है बुरा है, तो वो अनपरसेप्टिव डिसीजंस होते हैं। तो सगैशियस हमेशा क्या होता है? जो वाइज हो, विजडम से भरा हो, बुद्धिमत्ता से भरा हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड था सगैशियस। और इसका एंटोनिम पूछा अगर था तो आंसर अनवाइज, अनपरसेप्टिव हो सकता था। अगर सिनोनिम पूछा था तो वाइज, इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल हो सकता था। विशिएट, मेरे ख्याल में ये वर्ड कुछ नहीं तो 200 बार तो रिपीट हुआ होगा, विशिएट। और अब जब इतनी बार रिपीट हो रहा है वर्ड तो वैसे ही रट जाता है। किसी भी स्टूडेंट को रटा है मेरे ख्याल में, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो इतना ईजी वर्ड है। फिलहाल इसका मतलब होता है खराब करना, डिग्रेड करना, डिटेरियोरेट करना। चीपन वर्ड का मतलब होता है आप किसी चीज़ की क्वालिटी को घटा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में यूज हो सकता है। इसको हमेशा नकारात्मक सेंस में यूज करते हैं विशिएट वर्ड को। चीपन, डिबेस, डिटेरियोरेट, डिग्रेड, तो ये सारा गिराने के सेंस में, क्वालिटी को कम करने के सेंस में यूज होता है। सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं साफ साफ। और इनफैक्ट बच्चों एक बात बताता हूँ कि जैसे आप विशिएट वर्ड आपसे पूछा गया अगर, तो उसमें ऑप्शन जो दिए होंगे वो ऑब्वियसली सारे सिनोनिम या सारे एंटोनिम नहीं होंगे, एक होगा उसमें कोई आंसर। बाकी उसको देख के ही आप उसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है करने का मेरे हिसाब से। तो ये भी आप अपना सकते हो। इसका ऑपोजिट जो वर्ड होगा, यानी कि फिक्स, मेंड, रिपेयर, उसका पॉजिटिव सेंस में वो रिपेयर होगा, मेंड करना, ठीक करना, फिक्स करना चीज़ों को। तो विशिएट का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल वर्ड था। एक बच्चे ने ऑगमेंट सजेस्ट किया था कि ऑगमेंट पूछा गया था, सिनोनिम ऑगमेंट का। तो ऑगमेंट का सिनोनिम इंक्रीज है, एक्सेलरेट है, एम्पलीफाई है। सब चीज़ को बढ़ाना, ऑगमेंट करना मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑगमेंट, किसी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी प्रोडक्शन को या किसी वर्क को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, गति दे रहे हैं उसमें। तो एम्पलीफाई करना, एक्सेलरेट करना, इंक्रीज करना, ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? किसी चीज़ को गति प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। और उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को कम करना, अबेट करना, डिक्रीज, डिमिनिश, ये सब सिनोनिम्स के एंटोनिम हो जाएंगे इसके, ऑगमेंट के। तो मतलब ये अगेन अ वेरी इजी वर्ड। रैंडम, अब इससे कोई इजी वर्ड अगर मिलता होगा तो CHS वाले पूछ सकते हैं। फिलहाल बच्चों को लग रहा होगा कि ये हमारी अवहेलना है इस तरह के वर्ड्स पूछना। फिलहाल पूछे जा रहे हैं तो हमें आंसर करने पड़ेंगे। रैंडम वर्ड का सिनोनिम है एमलेस, डिजल्टरी। डिजल्टरी वर्ड भी एमलेस होता है जब आपको अपना एम दिखे ना, क्लियर ना हो कि क्या करना है लाइफ में। इरेगुलर, रैंडम क्या होता है? इरेगुलर। जैसे हम कहते हैं रैंडमली सेलेक्ट करना है, तो विदाउट एनी सीक्वेंस होता है इसका बेसिक मतलब। तो इसके जो एंटोनिम ढूंढोगे तो क्या होंगे? सिनोनिम्स ढूंढोगे रैंडम के तो कैसे निकलेंगे? एमलेस मतलब इधर उधर से कुछ भी, डिजल्टरी, एमलेस, कुछ भी पता नहीं किधर जा रहे हो, इरेगुलर, इधर से एक बॉल उठाई, इधर से एक बॉल उठाई, कोई भी एक फिक्स ऑर्डर नहीं था।
और उसका एंटोनिम क्या बनेगा, जो भी रेगुलर होगा, एक सिस्टमैटिक वे होगा, तो वो इसके एंटोनिम बन जाएंगे। तो बहुत ईजी था मेरे ख्याल में, वोकैबलरी में तो आप फुल में फुल ला सकते थे। एक बायस्ड का सिनोनिम पूछा था। बायस का सिनोनिम अगर आपको नहीं पता तो आप अपने एग्जाम के प्रति बहुत बायस हो रहे हैं, इसका मतलब। पार्शियल है, वन साइडेड है, प्रेजुडिस है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। बायस मतलब जब आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब पक्षपात कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, इक्वल है, न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है। बायस बहुत ही बड़ा इतिहास में, हमारे एपिक में, राजा महाभारत का धृतराष्ट्र, ही वाज अ बायस किंग एंड ओनली न्यूट्रल टुवर्ड्स हिज सन, अपने बच्चों के लिए, बाकी सबके लिए वो पार्शियल नहीं था, मतलब पार्शियल था, इम्पार्शियल था। तो बायस्ड के सिनोनिम हो जाएगा कि जब आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, वन साइडेड है, प्रेजुडिस है। इम्पार्शियल मतलब आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है, इक्वल है। फ्रिटर एक शब्द पूछा था, ये शायद लास्ट जो सेट था थर्ड वाला उसमें पूछा था। तो एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया था, सर फ्रिटर वर्ड का सिनोनिम पूछा था तो क्या होगा। कुछ बच्चों को शायद फ्रिटर वर्ड का नहीं पता था, बट ये वैसे ईजी वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगन, जो बहुत खर्च करता है या एक्स्ट्रा खर्च करता है या वेस्ट करता है। तो वेस्ट करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में थे ऑप्शन जो आप एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते थे। सेव, होल्ड, होर्ड, ये सब वर्ड क्या है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जमा करना। होर्ड क्या होता है, जमा करना। तो ये इसका उल्टा हो सकता है, अगर उल्टा पूछा तो ये वर्ड हो सकता है। सिनोनिम पूछा था तो एक्स्ट्रा वैगन, स्पेंड, वेस्ट, ये सारे हो सकते हैं। ब्रिटल, बचपन से लेके आज तक जब से तैयारी कर रहे हो कि ब्रिटल वर्ड आ ही रहा होगा मेरे ख्याल में। ये जो भी वो शब्द होता है, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेकेबल होता है। जो मेटल्स में ऐसा कई चीज़ों में पढ़ते हो जिनकी क्वालिटी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ब्रिटल शब्द मतलब जो आसानी से टूट जाए, है ना, जो टूट जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा, चीनी मिट्टी की प्लेट जो होती है वो ब्रिटल होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है, गिरेगी फटाक से टूट जाएगी। ब्रेकेबल, फ्रेल, फ्रेल वीक होता है, सेंसिटिव जो आसानी से अफेक्टेड है, सेंसिटिव हो गया। उसका उल्टा क्या होगा, जो भी स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, कॉर्डियल होगा नेचर में। कॉर्डियल थोड़ा फ्रेंडली सेंस देता है। तो ये सारे शब्द हैं वोकैबलरी में। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी वर्ड में ऐसा फील हुआ होगा एक बार भी, अरे सर ये क्या पूछ दिया, ऐसा कोई वर्ड पूछा नहीं गया एक्चुअली, कहीं भी ऐसा फील हो। फिर ईडियम्स, ईडियम्स में वो शब्द थे, मुझे नहीं लगा कि एक भी ईडियम ऐसा जो नया पूछ लेते, एक भी ईडियम ऐसा पूछ लेते जो नया था। अच्छा, एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में चला होगा, सर कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो वोकैब के देखो लगभग लगभग हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन हर सेट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने मिल गए उन्हें करा दिए। ईडियम भी हर सेट में कम से कम 2-2 पूछे गए, 2-2 पूछे गए। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 3 अवेलेबल है, एक फार क्राई है, एक लिव इन फूल्स पैराडाइज है, और एक फुट इन वंस माउथ है। ये 3 मिले हैं मुझे, बाकी उपलब्ध नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है अगर ये ऐसे पूछे गए तो बाकी भी कैसे होंगे। फार क्राई है समथिंग ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस। फार क्राई मतलब होता है जब कोई बहुत दूरी पर है या डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पर हम फार क्राई यूज करते हैं। लिव इन फूल्स पैराडाइज मतलब एक ऐसी दुनिया में रहना जहां पर आप ऐसी चीजों को मान रहे हैं जो बिल्कुल असत्य है, जो बिल्कुल सच नहीं हो सकती। टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू, है ना। तो ऐसी चीज को बिलीव करना जो बिल्कुल सच नहीं हो सकती। तो लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब ये है कि आप ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो मूर्खों से भरी है, मूर्खों की दुनिया, ऐसे भी कह सकते हैं, याद करने का तरीका है। फुट इन वंस माउथ, एक्चुअली ये पुट करके होगा, ये जो सजेशन आया था पुट इन वंस माउथ, मुझे लगता है ये पुट वर्ब के साथ होगा तभी पूरा सेंस देगा। फिलहाल यहाँ पर समझने के लिए, पुटिंग या पुट फुट इन वंस माउथ, व्हाट इज लाइक समथिंग विच इज वेरी एन एक्ट विच इज फुल ऑफ फुलिशनेस। टैक्ट, जिसमें कोई टैक्ट ना हो, कोई मतलब लॉजिक ना हो, बेसलेस हो, समथिंग विच इज अबिस्मल, मोर ऑन टू से लाइक tactless, foolish act, ऐसा कुछ भी। put foot in one's mouth is like something which is not required, an action which is not expected, which is not logical. so tactless या foolish act आप ऐसा कह सकते थे। इसमें डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, चूंकि ये दिया था तो इसका आंसर ही होगा। तो idioms भी बहुत इजी थे। तो वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं वो लोग, idioms के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो हम लोग एक्चुअली जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर रहे थे मॉक टेस्ट में, वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही पूछे गए थे। ईडियम में एक और क्वेश्चन था, हाँ, रूल द रोस्ट, ये भी पूछा था। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट होता है, रोस्ट वैसे तो होता है जो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उसके ऊपर टॉप पर रहता है। तो रोस्ट जो वर्ड है, रूस्ट सॉरी, ये रूस्ट जो शब्द है ये घोंसले के ऊपर जो ऐसा एक अंडेकार शेप में होता है, ये ऊपर की तरफ ये शो करता है कि जो ऊपर है इंचार्ज है। तो इंचार्ज का मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर बॉस बन के बैठता है, जो दूसरों पर बॉस बन के बैठता है। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है बी इन चार्ज या रूल अदर्स। मेरे ख्याल में बहुत इजी है, खुद ही समझ में आ रहा है। रूल लिखा है शब्द, रूस्ट लिखा है, तो अगर रूस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब कोई जो होगा इंचार्ज होगा, सम काइंड ऑफ बर्ड इन बर्ड्स लाइक ईगल।
कैच रेड हैंडेड, इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? कैच समवन इन कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, जो गड़बड़ कर रहा है उस दौरान किसी को पकड़ लेना, रंगे हाथों पकड़ लेना, कैच रेड हैंडेड, इजी है। टू ऑल ईयर्स, किसी को बहुत ध्यान से सुनना, कान लगा कर सुनना, इस तरीके से। तो ये भी एक इडियम पूछा गया था। तो तीन ये 6 हो गए, दो दो करके पूछे गए मेरे ख्याल में। अब आ गया वन वर्ड में क्या क्वेश्चन आया था। देखो वन वर्ड में एक क्वेश्चन आया था जिसका एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें आंसर था अडल्टरेशन। तो अडल्टरेशन मतलब सभी को पता है मिलावट होता है। अब व्हाट इज मिलावट? मिलावट आपको पता है, जैसे आपको पता है दूध में पानी मिला देना, तो चलो तब भी ठीक है, इतना तो कर दो चल जाएगा। बट दूध में जब आप जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मिला रहे हो, या केमिकल में पानी मिला के दूध बना दे रहे हो, दूध का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, वो एडल्टरेशन का भी बाप है, ऐसा एक्ट। खैर, एडल्टरेशन यहाँ पर मिलावट वर्ड को शो करता है। और एक और पूछा गया था, वन हु स्टडीज पोल्स, जो ये चुनाव वगैरह होते हैं, वोटिंग स्टैटिस्टिक्स होती है, इनको जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये वर्ड मैंने अभी एक मॉक टेस्ट में कराया था, सेफोलॉजिस्ट। तो मैंने कई सारे ऐसे वर्ड्स कराए थे, उसमें भी एक वर्ड था, एक कुछ CIDE से रिलेटेड भी था। तो ये पता ही है आपको, साइड जो होता है वो किलिंग से रिलेटेड होता है। बाकी किससे था वो बच्चे ने मुझे नहीं एग्जैक्टली बताया, तो बोला था कि सर CIDE से रिलेटेड भी एक शब्द पूछा गया था एग्जाम में, उसको वर्ड नहीं आता। तो CIDE से जो भी रिलेटेड होगा वो किलिंग से रिलेटेड होगा, मर्डर से रिलेटेड होगा। और एक पूछा था जो हड्डियों और मसल्स के ब्रांच को डील करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपैडिक। ऑर्थोपैडिक, ऑर्थो सर्जन भी बोलते हैं लोग। ऑर्थो वर्ड का मतलब ही होता है हड्डी या मसल, है ना, बोन्स से रिलेटेड। तो ऑर्थोपैडिक्स अगर वहां पर लिखा है वर्ड, तो मेरे ख्याल में ये आंसर आ जाता। तो वन वर्ड के क्वेश्चन मतलब एक एक करके पूछे गए थे, दो दो करके बच्चों ने एक एक बताया, एक एक पूछे गए थे। तो ये भी काफी इजी था पार्ट। क्लोज टेस्ट 5 पूछे गए थे, अभी आगे है मेरे पास, कुछ बता दूंगा। क्लोज टेस्ट तो नहीं है, बस उससे रिलेटेड वो जो बता दूंगा। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखो क्या पूछा है। डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगा रखी है, मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए भाई कि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं और जो मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूँ उस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, मतलब आप मजाक उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं है भाई, ये CHSL में क्वेश्चन आया था, मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहता हूँ, मैं आपको आपके लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कभी आई है क्या? डिड नॉट के आज तक नहीं आई है। तो डिड नॉट, डू, डज, डिड, इन सब के साथ क्या आती है, कौन सी फॉर्म आती है? चलो कमेंट सेक्शन में बताना आपको इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है। क्या डिड के साथ हम पास्ट फॉर्म लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं? तो आपको आंसर बताना है, ठीक है। फिर एक वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्या होगा कि कोई सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए? तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा प्लूरल है, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब होगी? तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये होता है सब्जेक्ट जैसा हो वैसी वर्ब हो। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। एरर बेस्ड था एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर, प्रेजेंट टेंस के ऊपर या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट भी होता तो हैज होता, हैव होता, और थर्ड फॉर्म लगी होती, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब उससे रिलेटेड टेंस में एरर क्या दे सकते हैं? मान लो कि येस्टरडे दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, येस्टरडे के साथ कोई प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना दिया, शी हैज कम येस्टरडे या शी हैज अराइव्ड येस्टरडे, कुछ ऐसा दे दिया, तो सेंटेंस क्या है? गलत हो गया। शी अराइव्ड कर दो, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन नहीं आया था। अराइव्ड कर दो येस्टरडे के साथ सही है। तो मतलब एक चेक करने वाला था सेंटेंस जो टेंस से रिलेटेड था, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। अच्छा, मिस्चिफ और मिस्चीवियस में अंतर क्या है? मिस्चीवियस, देखो जो भी ओ यू एस करके आएगा ना वर्ड, ये एडजेक्टिव होगा, बेसिक सी बात है। तो चेक कर लेना कि वो शब्द जो आया था ये एरर पे था, मिस्चिफ लिखा था, उसकी जगह मिस्चीवियस होना चाहिए था। ये नाउन को हटाकर एडजेक्टिव लगाना होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा। तो आप चेक कर लेना कि क्वेश्चन क्या था। चूंकि क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मैं करा दूंगा, बट उसने बच्चे ने बोला कि सर एरर इससे रिलेटेड थी। तो मिस्चिफ का मिस्चीवियस सिंपल वर्ड है ये भी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नरेशन, हर सेट में एक नरेशन आया है, 2 वॉइस आए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। तो 5 3 8 तो ये हो गए क्लोज टेस्ट के 5, 3 ये क्वेश्चन, 5 3 8 हो गए। और उसके बाद 4 प्रश्न आपके 8 4 12 वर्ड वोकैब के रिलेटेड हो गए, 2 12 3 15 ये हो गए। उसके बाद 3 और 2 5 एरर और मिसस्पेल्ड मिलाकर हो गए 20। और आपके 5 क्वेश्चन इधर उधर से कहाँ कहाँ से आ गए, जैसे एक क्वेश्चन फिलर का होगा, एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा, मतलब 2 2 3 3 करके, तो 25 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल में। नरेशन में क्वेश्चन प्लीज के ऊपर था। प्लीज वर्ड जहां पर भी नरेशन में आएगा वहां रिक्वेस्टेड आएगा, रिक्वेस्टेड टू समथिंग, रिक्वेस्टेड टू डू दैट और नॉट।
अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा कर आ जाएगा, रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दैट, जो भी होगा वो तो डिपेंड कर जाएगा। ऑप्शन में आप देखकर इजीली एलिमिनेट कर लोगे। एक वॉइस से रिलेटेड बताया बच्चे ने कि सर प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड वॉइस था। वॉइस का रूल तो आप सब जानते हो, टेंस चेंज होता नहीं, नो चेंज इन टेंस, है ना। तो अब अगर ऑप्शन में जो भी टेंस चेंज होगा वो ऑप्शन हटा दो, एक आंसर बच जाएगा। तो वॉइस का क्वेश्चन अगर आया होगा ऐसा, तो मुझे लगता है आपके लिए इससे ज़्यादा आसान तो कुछ होगा ही नहीं। तो नरेशन ऑफ वॉइस का रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आप, तो आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक बच्चे ने बताया सर क्लोज टेस्ट से रिलेटेड था, क्लोज टेस्ट था, 5-5 क्वेश्चन थे हर सेक्शन में, हर सेट में। मदर और सन के ऊपर एक बेस क्वेश्चन था, क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन का सेट था। एक जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड क्लोज टेस्ट। तो अब कह रहा था सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी मॉडरेट थी, थोड़ी सी मॉडरेट। चलो अच्छा हुआ थोड़ा तो कुछ मॉडरेट पूछा, बाकी सब पूरा पेपर इजी पूछ रहे हैं। खैर, तो कुल मिला के जो पेपर था वो सुपर इजी पेपर था, कहीं से भी इसको मॉडरेट कहने की भी हिम्मत नहीं है। फिलहाल ऐसे पेपर में बच्चे हड़बड़ी में गलतियां कर देते हैं, तो 25 में से तब भी कुछ नहीं तो टारगेट 23 का करके चलो हर सेक्शन के हिसाब से। मतलब आपकी इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो अच्छी है, उससे आप अच्छा बना भी सकते हैं, स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, बाकी उसके कंपैरिजन में। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक बच्चे ने बताया एक्सीड की स्पेलिंग पूछी थी। एक्सीड में आए तो आएगा नहीं, ई एक्स आएगा, सी के बाद डबल ई आएगा, तो एक्सीड बन जाएगा। एक्सीड मतलब होता है किसी चीज को जब बियॉन्ड उसके लिमिट के चले जाना है, आगे बढ़ जाना। और विगर होता है जोश से रिलेटेड, आपके विगर कहते हैं ना, बहुत जोशीला, तेजी से, स्पीड से भरा, स्प्राइटफुल, विगर, जोशीला। तो विगरस, विगर की स्पेलिंग पूछी गई थी, GOUR होता है विगर। तो सिंपल वर्ड था ये भी। स्पेलिंग का क्वेश्चन ये सारे एक्चुअली क्या है कि हमने करे हुए हैं मॉक टेस्ट में। तो अगर आप बच्चों में से किसी को भी लगता है कि हाँ सर इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको लगता है नहीं सर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने, तो मेरा सजेशन सिर्फ एक ही है कि बच्चों आप जो मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं ऑलरेडी, वो मॉक टेस्ट पूरे चेक कर लो। और डेली दोपहर 12 बजे, डेली सुबह हम लोग करते हैं मॉक टेस्ट का डिस्कशन करते हैं डेली 12 बजे। आप ज्वाइन कर सकते हो उस चैनल पे। इनफैक्ट मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है प्रीवियस ईयर के पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, मेरे ख्याल में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का एक ओवरऑल इन शॉर्ट इन लेस टाइम आपको मैंने एक एनालिसिस दे दिया यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगा। इंग्लिश के पार्ट पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने 12 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम अपना लेवल क्यों बिगाड़ें, क्योंकि हम इजी अगर देखते हैं तो इजी हम जल्दी कर लेते हैं, बट अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते रहेंगे। धन्यवाद।